नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 6 का इतिहास पाठ 7 मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। मौर्य साम्राज्य। बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक घननंद द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को राजकिलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घननंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी, जिसे चंद्रगुप्त को हिंदकुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिले। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंडोकोटस नाम का उल्लेख किया है। मौर्य प्रशासन। मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य यानी चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, के अर्थशास्त्र पुस्तकों में मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित थी, जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मौर्य शासन व्यवस्था। क्षेत्र विभाजन, जिम्मेदार व्यक्ति और कर्तव्य। क्षेत्र साम्राज्य का राजा था जो वंशानुगत था और मंत्रिपरिषद थी। इसका कार्य था आंतरिक एवं बाहरी आक्रमण से बचाव। प्रांत का राज्यपाल था जो राजवंश था। प्रांतीय शासन व्यवस्था देखना, न्याय देना, विकास के काम करना। प्रांत को जनपद में बांटा गया था। स्थानीय व्यक्ति स्थानीय शासन व्यवस्था देखभाल करता था। नगर या गांव। प्राथमिक गांव का मुखिया होता था। गांव की समस्याओं को ग्रामीण द्वारा ग्राम सभा की सहायता से हल किया जाता था। नगर 6 परिषदों में विभाजित था। प्रत्येक परिषद में 5 आयुक्त होते थे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इतने बड़े साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के 3 स्तरों की शासन व्यवस्था थी: प्रांत, जनपद और नगर गांव। इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी। वेतन राजकोष से दिया जाता था। प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु स्थिति को राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं भी देखता था। गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल, पैदल, हाथी, घोड़े और जल सेना राजा के पास थी। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजा की नीति खजाने को हमेशा भरा रखने की थी। इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसायी संगठनों का बिक्री कर आय के मुख्य स्रोत थे। इन करों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता था। इन करों का लेखा जोखा रखा जाता था। राज्य में आने वाले जंगलों तथा खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। राजा अपनी सेना के लिए हथियार का निर्माण करता था। लगभग 2500 वर्ष पहले के शासन का ढांचा आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से मिलता है। मेगास्थनीज की नज़र में मौर्य प्रशासन कैसा था? मौर्य समाज कैसा था? लोग सभ्य थे। वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। वे अपनी कही बातों का पालन करते थे। वे झूठी गवाही नहीं देते थे। उनके महल सोने चांदी से बने थे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा था। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष तथा जगह जगह पर कुएं थे। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का साम्राज्य बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो प्रशासन स्थापित किया, उनमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया। अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कलिंग की विजय। अशोक ने ऐसा फैसला लिया जो आमतौर पर कोई राजा नहीं करता था। उसने कलिंग को युद्ध में हराने के बाद तय किया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेगा। अशोक का धम्म
धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। अशोक सिंह राज्य में दूर दूर की जगहों का दौरा करता था। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर चमकदार चमकाए हुए पत्थरों से बने खंभे गड़वाए। इन खंभों पर वहाँ के अधिकारियों और लोगों के लिए अपने संदेश भी खुदवाए ताकि लोग अब उनकी बातों पर ध्यान दें। उसने यह संदेश लोगों की बोलचाल की भाषा यानी प्राकृतिक भाषा में लिखवाया। ये पूछा अशोक ने किस भाषा का प्रयोग किया, पूछा जाता है तो आप प्राकृतिक भाषा बोलेंगे। चट्टानों और खंभों पर खुदे उसके संदेशों से हम अशोक के समय की कई बातें जान सकते हैं। ये आप देख लीजिए। उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे जिसे धर्म महामात्र कहते हैं। ये पूछा जाता है कि धर्म महामात्र का क्या कार्य है, तो ये है जीवन के बारे में प्रजा को सही मार्ग दिखाना। उसका काम था गांव का, इसके अलावा उसका काम था गांव गांव नगर नगर जाकर सही व्यवहार की बातें बताना यानी धर्म से संबंधित बातें बताना। आइए अशोक का संदेश पढ़ें। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर उनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या है? वे है दास, मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, गरीबों को दान देना आदि। आपको यह भी जानना चाहिए अशोक की बातें आज भी कहाँ तक सार्थक है, चर्चा करते हैं। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एकरूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिससे तीसरी बौद्ध संगीति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों, धार्मिक स्मारक एवं बौद्ध विहारों, भिक्षुओं के रहने का स्थान का निर्माण करा। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसी ने कराई। आइए इसे भी जान लेते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीत सभा अजातशत्रु के समय में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत सभा कालाशोक के समय में हुई। तृतीय बौद्ध संगीत सभा अशोक के समय में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा कनिष्क के समय में हुई। इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ गया था। दूसरे में तो अस्थावीर में ही बटा था। इसमें 2 भागों में बटा था। इसके अलावा ये देख लेते हैं प्रशासन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दूसरे में थारवेर और अस्थावीर में बढ़ गया था ये। मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक युग शासकों की कड़ी बनी रहती है। अशोक के दुर्लभ उत्तराधिकारियों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र हो गए। देश में विदेशी आक्रमण होने लगे। धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर होती गई। पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य प्रशासन में सेनापति था, ने अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मौर्य प्रशासन का पतन हो गया। संगम साहित्य। मौर्य प्रशासन के समकालीन सुदूर दक्षिण में 3 राज्य चोल, कोरोमंडल तट, चेर, केरल तथा पांड्य दक्षिण छोर थे। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य में मिलती है, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। इससे इन राजा के जीवन और संस्कृति का पता चलता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होते हैं। प्लीज़ आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।